देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं ट्रक चलाने का काम करता था। मेरा नाम नरेश है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। दोस्तों, एक घटना मेरे साथ उन दोनों घटी थी जब मैं ट्रक को ओवरलोड करके औरंगाबाद के लिए निकल रहा था। पहले से मैंने अपने समय को निर्धारित किया था कि हमें किस वक्त और किस जगह से निकलना है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वैसे मैं भी अपनी गाड़ी लेकर औरंगाबाद के लिए निकल गया। ट्रक सामान से लदालद भरी हुई थी और ऐसे में ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा लोड था। पता नहीं क्यों, लेकिन एक दो झटके से मेरे पेट में दर्द होने लगा। जैसे तैसे मैं डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच गया और काम पूरा कर दिया, यानी कि सामान को नीचे उतार दिया। पूरा सामान को नीचे उतारने के बाद अब ट्रक एकदम खाली हो चुकी थी और अब मैं बड़े ही आराम से अपने घर लौट सकता था। और अब चाय पानी करने के बाद मैं ट्रक में बैठ गया और वापस निकल पड़ा। डिलीवरी तो मैंने करीबन 4 बजे से पहले ही पूरी कर दी थी, तो घर लौटते लौटते मुझे काफ़ी समय तो लगने ही वाला था। ऊपर से आज कुछ लोगों ने बताया था कि आज अमावस्या की रात है, और वैसे भी मैं अमावस्या और पूर्णिमा जैसी रातों में विश्वास नहीं करता, तो मैं सभी चीज़ों को इग्नोर करता रहा और उसके बाद औरंगाबाद से वापस निकल पड़ा। जब मैंने गूगल पर रास्ता सर्च किया तो पता चला कि यहाँ से करीब 222 किलोमीटर का ये लंबा चौड़ा रास्ता बहुत पकाने वाला होगा। गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड के साथ वापस से निकल गई। रास्ते में कोहरा छाया हुआ था। रात के करीब 8 बजे के आसपास यूँ धुंध का छा जाना एक अलग ही माहौल बना देता है। हालांकि दिन में थोड़ी बारिश हुई थी, तो वैसे भी थोड़ा धुंध का छा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मैं अपने खलासी योगेश के साथ ट्रक को थोड़ा आगे बढ़ाने लगा। अचानक ही मेरे ट्रक का एक बार फिर जोरदार ब्रेक लगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मानो सुबह से ट्रक के ब्रेक लेदर में शायद खिंचाव आ गया है, और बारिश की वजह से इस तरह का माहौल होना एक आम बात थी। फिर मैंने उन चीज़ों को थोड़ा दिमाग से निकाल दिया और थोड़ा ट्रक को रेस्ट देने के लिए किसी ढाबे का वेट करने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे बहुत ही हल्की रोशनी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई ढाबा है। जैसे ही मेरी नज़र कुबेर का ढाबा नाम के अक्षर पर पड़ी तो मैंने देखा कि साफ साफ अक्षरों में वहाँ कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं उसे सही तरीके से देख नहीं पाया। फिर मैं बिना देखे उस ढाबे में गया और उस दौरान एक बंदा खाना बना रहा था। तभी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ढाबे के अंदर घुस गया। तो मैंने देखा कि उस ढाबे की गहराइयों में कुछ पुरानी चीज़ें नज़र आ रही थी। इसी बीच बाहर से आवाज़ आई, अरे भाई साहब, आपको कुछ मालूम भी है इस ढाबे के बारे में जो आप इस तरह से घुसे चले आ रहे हो? कुछ सोचने समझने से पहले ही उस आदमी ने मुझे रोक दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उस ढाबे की हालत मुझे कुछ सही नहीं लगी। और फिर जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि हमारे ट्रक के पहिए में आग लग रही थी, और आग का भला टायर से क्या ताल्लुकात था। मुझे पता चला कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसको समझ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। इसी बीच मेरा खलासी योगेश भागता हुआ मेरे पास पहुंचा। योगेश की हालत बस से बदतर लग रही थी। उसने उस छोटे से ढाबे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम सेफ नहीं हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों में कुछ तो दम लग रहा था। हम दोनों ढाबे को बहुत गौर से देखने लगे। हमें एहसास हो रहा था कि कुछ तो अजीब सा है। इतने में पीछे एक जोरदार धमाका हुआ, पर इस बार जब मैंने और योगेश ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल हमारे ट्रक के दोनों टायर अब फट चुके थे। ये अचानक से कैसे हुआ ये तो हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम इतना समझ चुके थे कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ तो अजीब है। फिर हमने कुछ पलों के लिए इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया और ट्रक को सही करने के बारे में हम सोचने लगे। तभी मैंने उस ढाबे वाले की तरफ देखा और उसे ट्रक के टायर को ठीक करवाने के बारे में पूछा, तो उस ढाबे वाले ने हमें कोई भी जवाब ही नहीं दिया। पेट में हमारी भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद ट्रक को देख लेंगे। लिहाजा हम वहीं पड़ी टेबल पर बैठ गए। जैसे हम उस टेबल पर बैठे तो उस टेबल का डंडा एकदम से टूट गया, मानो ये सालों पुरानी पड़ी टेबल है। फिर जब मैंने नीचे देखा तो उस टेबल का निचला हिस्सा ज़मीन में गड़ा हुआ था। यहाँ से साफ जाहिर हो रहा था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बहुत बाहर है। हम इससे पहले कुछ कर पाते कि अचानक ही वहाँ पर एक जानवर की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी कुत्ते के जैसे लग रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई कुत्ता इतनी ज़ोर की आवाज़ निकाल सकता हो।
योगेश थोड़ा डर से सहम उठा, क्योंकि योगेश को ये मामला बहुत लंबा चौड़ा और भूतिया लग रहा था। तो मैं अभी भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश में जुटा रहा। ढाबे पर लगी लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी। ढाबे पर लगे लाइट को देखकर महसूस हो रहा था मानो कि ये बल्ब बहुत ही जल्दी फूटने वाला है। योगेश ने फिर से हाथ से इशारा किया तो ढाबे की छत के ऊपर एक काला बड़ा सा जानवर नजर आया, लेकिन वो कोई जानवर भी नहीं लगा, क्योंकि उसके हाथ पैर भी दिख रहे थे और उसका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा था। कुछ देर तक तो मैं और योगेश उसकी तरफ ही देखते रहे और फिर उसने उस ढाबे की छत के ऊपर से एकदम से छलांग मार दी और वो तुरंत ही एकदम से नीचे कूद गया। कहीं ना कहीं मैं इस बात के लिए पक्का था कि ये कोई इंसान नहीं है, तो मैं वहाँ से सरपट भागा और योगेश भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। हम दोनों वहाँ से भागते हुए अशोक नाम के एक होटल के पास पहुँचे और जैसे हम उस होटल के पास पहुँचे तो हमने देखा कि उस होटल के सामने एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ था। होटल थोड़ा नीचे की ओर था। सबसे पहले हम उस ब्रिज के पास पहुँचे और उसके ऊपर चढ़ने लगे, मगर तभी पीछे से ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, जिनके कदमों की आवाज़ गूंज रही है। फिर हम दोनों ने एक बार के लिए जब पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि कुछ हट्टे कट्टे नौजवान लड़के जिनके हाथों में लंबे लंबे डंडे थे, तो वो हमें चोर समझकर हमारे पीछे भाग रहे थे। और उनकी तेज गति की दौड़ से हमें ये समझ में आ रहा था कि ये बहुत ही जल्द हमारे पास पहुंच जाएंगे और फिर हमारी खैर नहीं। ऐसी हालत में तेज गति से निकल जाना ही हमारा सही होगा। मेरी सांसें अब फूल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं भागता रहा और फिर हम दोनों उस ब्रिज से नीचे उतर गए। तो वहाँ से कुछ गाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन फिर जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। अचानक ही भागते भागते योगेश का पैर फिसला और एक गाड़ी ने उसे थोड़ी टक्कर मार दी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वो बहुत ही हल्के से सड़क पर गिरा। लेकिन उसके बदन से खून बहने लगा और उसका एक नाखून टूट गया। नाखून के टूटने का दर्द इस जोरदार ठंड में बहुत ही जोर का होता है। इतने में इस सड़क पर जोरदार ट्रैफिक छाने लगा। गाड़ियाँ एक से एक आपस में चिपकने लगी। फिर हमने काफ़ी लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमें लिफ्ट नहीं दी। सब ने इनकार कर दिया, क्योंकि आज हम भूत प्रेत के हाथों चढ़ चुके थे। और जब हमने उन लोगों को देखा जो हमें चोर समझकर पीछे भाग रहे थे, तो अब वो हमारे पीछे नहीं थे। तभी मैं थोड़ी चैन की सांस लेता हुआ पीछे पलटकर देखने लगा, तो मैंने देखा कि हमने उस अशोक होटल को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था, जहाँ पर हम रुकना चाहते थे। और अब वापस पीछे जाना भी हमारी मौत से कम नहीं था। किसी तरह भूतिया ढाबे से बचकर हम लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ पर रुकने की अच्छी सुविधा थी। यानी ऊपर की तरफ कुछ बनाया गया था। शायद लोहे की कुछ चीज़ों को उस पीपल के पेड़ के नीचे बिछाया गया था, ताकि नीचे सर्दी न लगे। फिर उसके बाद मैं और योगेश उस पीपल के पेड़ के नीचे आपस में चिपक कर बैठ गए। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि हमारे बर्दाश्त से बाहर थी। आसपास का इलाका एकदम वीरान था। देखने में ये कोई गांव जैसी बिरादरी लग रही थी, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक बस सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। योगेश कुछ ज़्यादा ही घबराया हुआ था और ऊपर से उसका वो नाखून कट गया, तो दर्द ने उसे बहुत ही बुरी तरह हताश कर रखा था। इस बीच मेरी नज़र एक दरवाजे पर गई। दरअसल उस पीपल के पेड़ के पास एक खंबे के ऊपर लाल रंग की एक लाइट लगी थी और उस लाइट से खुला दरवाजा दिख रहा था। और उस दरवाजे को देखते ही ठंड से बचने का एक रास्ता नजर आया। मैं और योगेश बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि ठंड ने हमें मजबूर कर दिया था। और फिर किसी तरह हम कदम पटकते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचे, तो हमने देखा कि कमरे के अंदर धूल ही धूल पड़े थे और मकड़ी के जाले चारों तरफ नजर आ रहे थे, और साथ ही पूरा का पूरा कमरा मिट्टी से सना हुआ था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बहुत धीरे से खोला, तो मैंने देखा कि दरवाजे के अंदर कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि मानो यहाँ कई सालों पहले एक अलग सा स्टूडियो हो। योगेश ठंड से बचने के लिए एक कोने में बैठ गया। जैसे योगेश उस कोने में बैठा तो हमें हड़बड़ाहट की आवाज़ आई। हमने देखा कि उस कमरे के अंदर अचानक से चमगादड़ का एक झुंड उड़ने लगा और आसमान में बिजली कड़कने लगी। उस कमरे के अंदर से चमगादड़ का निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अचानक ही आसमान में बिजलियों का यूं थर थर काँप जाना सच में हैरान कर देने वाला था। इससे पहले कि हमारे दिमाग की बत्ती जलती, कि उससे पहले उस कमरे का दरवाज़ा एक हवा के जोरदार झोंके से अपने आप ही बंद हो गया। वो तो अच्छा था कि मैं दरवाजे से थोड़ा दूर था, वरना अब तक तो मेरा हाथ
टूट चुका होता। मैंने वैसे भी दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बाहर से बहुत तेज ठंड आ रही थी और योगेश बहुत ही आराम के साथ एक कोने में बैठा रहा। करीबन आधा घंटा सब कुछ एकदम खामोश रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हम दोनों की जिंदगी में उलटफेर करके रख दिया। धीरे धीरे कुछ आवाज़ों का संचार होने लगा, मानो कोई औरत अपनी पायलों की ध्वनि से हमें डराने की कोशिश कर रही हो। यह एक अजीब सी आवाज़ थी जो सुनने मात्र से ही इंसान को अंदर से हिला दे। एक तो इतना सुनसान इलाका और ऊपर से इस तरह की अजीब डरावनी आवाज़ों का दस्तक देना हर किसी को डरा देने में कायम था। मैंने अभी भी इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन फिर उस कमरे का दरवाज़ा खटखट की आवाज़ के साथ बहुत धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे वो दरवाज़ा खुल रहा था तो वैसे ही मैंने अपनी एक आंख से दरवाजे की तरफ देखा और फिर योगेश को पकड़कर दूसरे कोने में बैठा दिया। दरवाज़ा खुला तो सामने से किसी ने अपने पाँव उस कमरे में रख दिए, जिसके हाथ में पेंसिल थी और हाथ में बड़े बड़े कागज। यह कोई वकील लग रहा था जिसके काले कपड़े दिख रहे थे, लेकिन जब हमने उसके चेहरे को देखा तो हमारी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। उसका वो खूंखार और डरावना चेहरा जो आधा जानवर के रूप में था। मैंने भेड़िया मानव के बारे में सुना था, लेकिन ये तो उससे भी खूंखार और डरावना था। अब मैं और योगेश डरे सहमे चुपचाप से उस कोने में बैठे रहे, क्योंकि हम जानते थे अगर हमने थोड़ी बहुत हिलने की कोशिश की तो फिर हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी हम खामोश थे, पर योगेश ने तो मौत को करीब से देख लिया था। उस आदमी का चेहरा मकड़ी के जाले की तरह अलग अलग डब्बों में बटा हुआ था, मानो किसी ने चाकू से काटकर निशान बनाए हों। योगेश की आंखों के सामने अब काला काला अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैं उसे सोने भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि फिर मैं अकेला ही उस राक्षस से भिड़ने के लिए बचता, जो मेरे लिए नामुमकिन था। पर मेरी निगाहें उस आदमी पर ही थी जो किसी प्रेत का रूप धारण कर आया था। वो आदमी एक टेबल के पास गया और पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगा। कुछ देर पहले जो पानी की बोतल खाली थी, अब उसी बोतल के अंदर से पानी को निकलता देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। और वैसे भी ये भूतिया इलाका था और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। गलती से मेरा पैर योगेश के नाखून पर लग गया और वो थोड़ा चीखने लगा, और उस शख्स ने हमें अचानक से देख लिया, लेकिन उसने हमें देखने के बावजूद भी नज़रअंदाज कर दिया, मानो हम उसके लिए कुछ भी नहीं हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो थोड़ा दुखद लग रहा था। फिर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। अब रात गहरी होती जा रही थी और बाहर बारिश टपकने की आवाज़ भी आ रही थी, यानी कि अब बारिश भी शुरू हो गई। इतने में एक बार फिर उस कमरे के अंदर हलचल होने लगी। उस कमरे के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कोई चल फिर रहा है, जिसके कदमों की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। अभी योगेश दर्द में था और उसका नाखून भी अब लहूलुहान हो चुका था। बेचारा दर्द के मारे चीख तक नहीं पाया। हम ऐसे जगह पर थे जहाँ ना कोई उपाय था और ना ही दर्द से छुटकारा पाने का रास्ता। फिर अचानक से उस कमरे के अंदर एक एक आदमी इकट्ठा होने लगे, जैसे यहाँ कोई अदालत चलने वाली है। ये इतनी जल्दी में हुआ कि हम एक क्षण में हैरान रह गए। धीरे धीरे उन सभी का असली रूप हमें दिखाई देने लगा। कुछ के हाथ पर कटे हुए थे तो कुछ लोग बिना सर के वहाँ घूम रहे थे, यानी कि सिर्फ उनका धड़ खून से लहूलुहान दिख रहा था। राक्षसों की भांति नजर आने वाला दहशत का समय कब खत्म होने वाला था ये तो हमें नहीं मालूम। तभी उन लोगों के बीच कुछ वार्तालाप शुरू हो गई और हम दोनों किसी भीगी बिल्ली की तरह उन्हें देख रहे थे। और इसी बीच उन सभी ने हमारी मौत बनकर हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि वो हमें अपना खाना बनाने वाले थे। और ये समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। वो बार बार मेरे दाएं हाथ की तरफ देख रहे थे और एक जगह पर खड़े थे। जब मैंने भी अपने दाहिने हाथ की ओर देखा तो मैंने पाया कि मेरे हाथ पर माता दुर्गा का ताबीज बंधा हुआ था। पर मुझे क्या मालूम था कि मजाक मजाक में बांधा हुआ ये ताबीज मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। उस पूरी रात वो सारे हैवान हमारे अगल बगल में नाचते रहे, लेकिन हम जिंदा बच गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो हम घर लौटे और उसके बाद करीब 15 दिन तक हमें तेज बुखार रहा। फिर हमें पता चला कि आते वक्त हमने जिस ढाबे पर रुकने की कोशिश की थी, असल में वहाँ प्रेत आत्मा रहती है। और उन काली नज़रों से बचते बचाते हम एक ऐसे घर में पहुँच गए जहाँ पर कोई वकील आदमी मरा था और उसकी मौत का जिम्मेदार उसके दुश्मन थे, जहाँ करीब 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।